Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabulary. We learn English with easy lessons. Let's learn advanced English vocabulary from newspaper. Iran and Saudi Arabia have been arch rivals for years, and surprisingly, a deal took place between both the countries, and they have decided to restore their diplomatic ties. So there was an article in CNN newspaper, and I have selected 13 advanced English vocabulary from that newspaper article, and I'm going to explain them in this lesson. For the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and a link to the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is reconciliation. It's a noun and it means restoration of friendly relations. देखिए पहले दो लोगों के बीच में कोई दोस्ती थी, दरमियान में उनमें कोई झगड़ा हो गया, वो झगड़ा होने की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो ना उनके मतलब टेंशन क्रिएट हो गई। उस टेंशन को अगर आप दोबारा से खत्म करके रिस्टोर कर लें उस फ्रेंडली रिलेशनशिप को, तो इस रेस्टोरेशन को जो है ना रिकंसिलिएशन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से दोस्ती को ना रिकंसिलिएशन कहा जाता है। इसका सेंटेंस है, चाहिए सारे सेंटेंसेस उस आर्टिकल से मैंने उठाए हैं। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये उसका हेडलाइन थी, वो सीएनएन का जो आर्टिकल था, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अ सऊदी ईरान रिकंसिलिएशन मे रिपल अक्रॉस द रीजन, हियर्स व्हाई। ठीक है, ये उसकी हेडलाइन थी। क्या मतलब है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो रिकंसिलिएशन है, जो दोबारा से दोस्ती है, इसमें रिपल अक्रॉस, रिपल कहा जाता है लहर को। देखिए, अगर आप कहीं पर कोई पानी के कि नहर है या समुंदर है, दरिया है, वहां पर आप जो है वो कोई छोटा सा पत्थर उसमें फेंके तो आप देखिएगा कि वो लहरें सी उठती हैं। ठीक है, तो उनको रिपल्स कहा जाता है। ठीक है, वो जो लहरें होती हैं, तो रिपल एक लहर होती है। ठीक है, मे रिपल अक्रॉस द रीजन, मतलब कि जो भी ये जो रीजन है, जो भी किसका ये जो अरब कंट्रीज का जो सारा रीजन है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसका रिपल मतलब कि इसमें एक लहर के तौर पर जो ना ये चीज उठेगी, मतलब कि इसका जो इफेक्ट है ये पूरे जो रीजन है उसके ऊपर पड़ेगा, कि ये जो दो कंट्रीज के बीच में जो रिकंसिलिएशन हुई है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है, जैसे एक लहर है ना वो दूर तक जाती है। आप देखिए कभी अगर आपने मतलब ऑब्जर्व किया हो, तो उसी से उसने कहा है कि रिपल अक्रॉस द रीजन, मतलब कि इसका जो असर है वो दूर तक जाएगा, पूरे रीजन पे जाएगा। ये कहने का मतलब है उसका। उसने बड़े वो खूबसूरत अंदाज से, जो मतलब कि न्यूज़पेपर से इसीलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होती है कि आपको आपकी राइटिंग जो रिटन इंग्लिश है वो अच्छी होती है, स्पोकन इंग्लिश नहीं अच्छी होती। इसे आप एडवांस वोकैबुलरी सीख सकते हैं और अच्छे तरीके से जुमले कैसे लिखे जाते हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रीइंस्टेट। reinstate is a verb and it means to restore someone to their former position। देखिए, reinstate का मतलब होता है बहाल करना। ठीक है, जैसे कोई शख्स अपनी किसी पोजीशन पे है, उसको हटा दिया जाए, दोबारा से उसको उसकी पोजीशन पे बहाल कर दिया, जो उसके ओहदे पर बहाल कर दिया जाए, तो इसको reinstate करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, उन्होंने इस तरह से इसको लिखा था कि बिफोर एम्बेसडर्स आर reinstated the two nations are likely to be discussing ways to end almost 7 years of hostility। हॉस्टिलिटी होता है जब दो लोगों के बीच में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के नफरत के जो इमोशंस होते हैं ना, लड़ाई वाले, उनको हॉस्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो एक दोनों मुल्कों के दरमियान में जो एक दूसरे के लिए एक दुश्मनी वाला एक जो नेगेटिव जो इमोशंस थे, एक नफरत वाले जो इमोशंस थे, वो ये कह रहे हैं कि 7 years के वो इमोशंस थे। तो वो कह रहे हैं कि बिफोर एम्बेसडर्स आर रीइंस्टेटेड, के जो एम्बेसडर्स हैं दोनों कंट्रीज के, वो अपनी अपनी पोजीशंस पे पहले बहाल हो जाएं, इससे पहले जो दोनों नेशंस हैं और उनके बारे में ये मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा होगा कि डिस्कसिंग वेज टू एंड, कि वो तरीकों पर डिस्कशन करेंगे कि किन तरीकों से वो 7 सालों की जो उनकी एक दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी आप दुश्मनी कह सकते हैं, उसको कैसे जो है ना वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी आइसोलेट। आइसोलेट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, और इसका मतलब होता है टू बी और रिमेन अलोन। किसी को तन्हा करना, तन्हा हो जाना, आइसोलेट होना, आइसोलेट करना होता है। और जो है ना आइसोलेट का मतलब कि तन्हा तन्हा होता है। ठीक है, तन्हा भी होता है और तन्हा करना भी होता है। ठीक है, तन्हाई आइसोलेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, सेंटेंस ये है, द रिकंसिलिएशन हैपेंस एज ईरान फाइंड्स इटसेल्फ इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन जो है ना, ये जो दोबारा से दोस्ती हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि ईरान जो है ना, वो उसको लग रहा है कि वो जो
दुनिया की जो स्टेज है, मतलब दुनिया में ना वो उसको ये लग रहा है कि बहुत तेजी से वो तन्हा हो रहा है, ठीक है, कि उसके जो भी फॉरेन जो उसके रिलेशंस हैं, जो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो महदूद होते जा रहे हैं दुनिया में। तो इस वजह से जो है ना वो खुद को आइसोलेटेड फील कर रहा है, तो इसलिए जो है ना उसने मतलब सऊदी अरेबिया के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उनको रिस्टोर करने की उसने कोशिश की है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कन्फ्रंट्रेशन। कन्फ्रंट्रेशन इज अ नाउन एंड इट मींस अ फाइट और डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए, दो लोग हैं या दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में कन्फ्रंट्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में एक तनाव हो रहा है, एक तलखी हो रही है, एक झगड़ा या लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो उसको कन्फ्रंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस है द सऊदी अरेबिया चेंजेस द कोर्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी इन फेवर ऑफ डिप्लोमेसी इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंट्रेशन। देखिए कि जो सऊदी अरेबिया है ना, जब से ये इनके जो ये आए हैं, जो इस वक्त जो भी वो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने जब से ये भागदौड़ मुल्क की संभाली है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आप एक बहुत ही वाजिया किस्म का चेंज जो है ना, तब्दीली वो आप महसूस करेंगे कि वो जो है ना उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है। उसका जो तरीका कार है, द कोर्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि उसका जो रास्ता है, उसका जो तरीका है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उसको चेंज किया है इन फेवर ऑफ डिप्लोमेसी। क्या वो ज़्यादा उनका झुकाव है कि वो डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान दे। डिप्लोमेसी होता है सफारतकारी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि बातचीत के तरीके से आप जो है ना वो अपने मसाइल को हल करें, ना कि आप लड़ाई झगड़े के तरीके से हल करें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशन मतलब कि वो सफारतकारी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो रहा है, बजाय इसके कि वो कन्फ्रंटेशन में जाएं, वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एडवर्सरी। एडवर्सरी इज अ नाउन एंड इट मींस एन एनिमी। जो मुखालिफ होता है ना उसको एडवर्सरी बोला जाता है, ठीक है जी। सेंटेंस ये है द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव इन रिसेंट ईयर्स मूव टू मेंड फेंसेस विद मोस्ट ऑफ देयर रीजनल एडवर्सरीज। देखिए, जो यूएई है उसने भी मतलब कि इस तरह से किया है कि रिसेंटली उसने भी रिसेंट ईयर्स में क्या किया है कि उसने भी अमेंड फेंसेस का मतलब ये होता है अपनी जो भी तनाव है, उन जो भी झगड़े हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करना। मेंड फेंसेस ताल्लुकात को बहाल करना, ठीक है। जो ताल्लुकात पहले ख़राब है ना, उन ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करना, रिस्टोर करना, ठीक करना, अच्छा करना, उनको मेंड फेंसेस कहा जाता है। मेंड फेंसेस विद मोस्ट ऑफ देयर रीजनल एडवर्सरीज, कि उस रीजन में यूएई के भी जो मुखालिफिन है ना, उसने रिसेंट ईयर्स में कोशिश की है कि उनके साथ वो अपने ताल्लुकात को फिर से बहाल करे, ठीक है, मेंड फेंसेस करे उनके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी हॉकिश। हॉकिश इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एन एग्रेसिव और वॉर लाइक पॉलिसी। देखिए, हॉकिश होगा अगर कोई मुल्क जो है उसकी पॉलिसी अगर मतलब कि बड़ी अग्रेसिव किस्म की है और जंगजू टाइप की है, ठीक है, तो उसको आप हॉकिश कहेंगे, किस उस मुल्क को हॉकिश कहेंगे, ठीक है, कि इसकी जो पॉलिसी है बड़ी जंगजू टाइप की है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि रियाद हैज़ वॉकड बैक फ्रॉम अ हॉकिश फॉरेन पॉलिसी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब से मोहम्मद बिन सुलेमान आए हैं, वो मतलब उन्होंने अपनी तुर्की से भी रिलेशंस ठीक किए हैं, उन्होंने सीरिया के साथ भी अपने रिलेशंस ठीक किए हैं, अब उन्होंने ईरान के साथ भी किए हैं। तो ये एक मतलब कि बड़ी ही बड़ा एविडेंट किस्म का मतलब ये सबूत है, साइन है एक, कि वो जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो वॉक बैक किया। वॉक बैक का मतलब है पीछे हटना, कि रियाद हैज़ वॉक बैक, मतलब कि जो रियाद मतलब सऊदी अरेबिया, वो पीछे हटे हैं फ्रॉम अ हॉकिश फॉरेन पॉलिसी, के वो जो एक उनकी जंगजू किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी ना, उस फॉरेन पॉलिसी से वो पीछे हट रहे हैं और अब वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं डिप्लोमेसी की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डॉजियर। डॉजियर इज अ नाउन एंड इट मींस अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट और अ पर्सन। देखिए, जिसको हम फाइल्स कहते हैं ना, कोई फाइल है, उसकी फाइल बनी हुई है, फलां आदमी की फाइल बनी हुई है या फलां इवेंट की फाइल बनी हुई है, ठीक है, उसको डॉजियर कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की एक कलेक्शन होती है, और वो जो कलेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस किसी खास इंसान के बारे में। जैसे जो बड़े बड़े मतलब कि हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, उनके डोजियर्स बने हुए होते हैं, उनकी फाइल्स बनी हुई होती है, जिसमें उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो मतलब कि वो कलेक्ट की हुई होती है, ठीक है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी इवेंट के बारे में की हुई होती है, ठीक है जी, उसको डोजियर बोला जाता है। सेंटेंस ये है कि बट इट हैड लेफ्ट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द डोजियर्स एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टिल द एंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा जुमले को। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो ईरान और सऊदी अरबिया ने जो मतलब कि
लिया है, फैसला लिया है कि वो अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको रिस्टोर करेंगे। वो कह रहे हैं कि इसने सबसे मुश्किल डोजियर छोड़ा है। ज़ाहिर बात है कि अब ये जो भी सफारतकारी हो रही होती है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, इनके डोजियर्स बन रहे होते हैं, इनके मतलब कि फाइल्स बन रही होती है। ज़ाहिर बात है कि ये एक हिस्ट्री का पार्ट बन रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे मुश्किल डोजियर है जो छोड़ा है, और लेकिन सबसे अहम है। मुश्किल भी है क्योंकि इन ये दोनों आपस में, दोनों कंट्रीज जो हैं, ये बड़ी आर्च राइवल्स रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इनके दरमियान में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही संगीन किस्म के रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ रिलीजन बेसिस, मतलब कि रिलीजन की वजह से भी है, क्योंकि दोनों ममालिक जो है डिफरेंट सेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो है उनकी जो भी आपस में जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से भी। तो वो कह रहे हैं कि मतलब कि लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब डिफ़िकल्ट तो है कि इनके दरमियान में रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है टिल द एंड, मतलब आखिर तक जो है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है कि बेयर फ्रूट इज एन इडियम, और इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। देखिए, कोई चीज़, समथिंग इज बेयरिंग फ्रूट फॉर यू, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है। आपने उस चीज़ से जो भी सोचा था, रिजल्ट्स, वो आपको जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो दैट थिंग इज बेयरिंग फ्रूट फॉर यू, ठीक है। और अगर आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स किसी चीज़ से नहीं मिल रहे हैं, तो तब आप कहेंगे दिस थिंग इज नॉट बेयरिंग फ्रूट फॉर मी, ठीक है, कि मुझे इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या मेरे जो, मतलब मेरी जो ख्वाहिशात हैं उसके हिसाब से इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह से कहा है कि इट सरप्राइज द वर्ल्ड लास्ट वीक व्हेन इट अनाउंस्ड अ डील टू नॉर्मलाइज ties with Iran after years of talks that appear to have borne no fruit। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब दुनिया को इन्होंने सरप्राइज कर दिया है कि जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि एक डील को अनाउंस किया, और उस डील में वो मतलब कि नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नॉर्मल सतह पर लेकर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ, आफ्टर years ऑफ टॉक्स दैट appear to have borne no fruit, कि सालों की जो उनके दरमियान में बातचीत चल रही थी, years ऑफ टॉक्स के, मतलब कि जो सालों से बातचीत चल रही थी, और जिसके कोई डिजायर्ड रिजल्ट उन बातचीत के नहीं निकल रहे थे, और अब अचानक से इनके दरमियान में ये डील का हो जाना, उसने दुनिया को सरप्राइज किया है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास वो है जी रिपरकशंस। रिपरकशंस इज ए नाउन एंड इट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इवेंट और एक्शन। किसी इवेंट का, किसी एक्शन का, किसी भी बात के रिपरकशंस होते हैं, उसके नताइज या उसके असरात, ठीक है, कि इस खास इवेंट के या इस खास एक्शन के क्या असरात पड़ेंगे, इसके क्या नताइज निकलेंगे, वो रिपरकशंस होते हैं। सेंटेंस ये है, द ईरान सऊदी कोल्ड वॉर हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। मैंने आपको बताया ना कि ईरान और सऊदी के दरमियान में काफ़ी सालों से इनके दरमियान में टेंशन चल रही है, और उनके दरमियान में जो कोल्ड वॉर रही है, उसके जो इम्पैक्ट, उसका जो असर है, वो ऑन ऑलमोस्ट, मतलब कि एवरी कॉन्फ्लिक्ट, इस रीजन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उन सब पे उसके असरात पड़े हैं। एंड इट्स रेजोल्यूशन, और इसका रिजॉल्व हो जाना, ठीक है, इसका सॉल्व हो जाना जो है, देयरफॉर कुड हैव इक्वली स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस, मतलब कि उनके दरमियान में जब टेंशन थी तो तब हर कॉन्फ्लिक्ट पे उनके असरात पड़ रहे थे, तो अब जब वो टेंशन जो है वो रिजॉल्व हो गई है, उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसका जो सॉल्व हो जाना है, वो भी अब इक्वली स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस लेके आएगा, मतलब कि उसके भी नताइज बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म के निकलेंगे। Next is a ripple effect. A ripple effect is a noun and it means the continuing and spreading results of an event and action। मैंने रिपल को आपको पहले बताया ना कि रिपल जो है वो लहर को कहते हैं। जो भी एक पानी पे अगर आप मतलब कि कोई पत्थर वगैरह फेंके तो आपको उस पर लहरें सी जो उठती हुई नजर आती है ना, उसको रिपल कहा जाता है। अब रिपल इफेक्ट कहते हैं कि कोई एक इवेंट हुआ और उसके जो मुसलसल पड़ने वाले असरात होते हैं ना, कि मतलब कि हर चीज के उस चीज के जो असरात पड़ रहे होते हैं, उसको रिपल इफेक्ट कहा जाता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक बात हुई और उसने जो है ना वो एक चीज पे असर डाला, फिर दूसरी चीज पे असर डाला, तीसरी चीज पे, तो वो जो कंटिन्यूअस जो है ना, कंटिन्यूइंग स्प्रेडिंग रिजल्ट्स जो असरात पड़ रहे होते हैं ना, उसको रिपल इफेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस ये है, द ईरान सऊदी कोल्ड वॉर, जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, हियर्स व्हाट द रिपल इफेक्ट्स में बी, मतलब कि उन्होंने बताया कि इसके रिपरकशंस भी बड़े स्ट्रॉन्ग
गए, ज़ाहिर बात है कि जब उनके टेंशन थी तो इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के असरात थे, तो अब चूंकि उनके दरमियान में रिकन्सिलिएशन हो गई है तो इसके भी असरात जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के पड़ेंगे। एंड हियर्स वर द रिपल इफेक्ट्स में भी, और ये है वो रिपल इफेक्ट्स, मतलब कि इसके जो कंटिन्यूस असरात जो पड़ेंगे, कंटिन्यूइंग असरात जो पड़ेंगे वो ये होंगे, वो आगे उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, आगे है जी स्पैट। स्पैट इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट। देखिए, स्पैट कहा जाता है कोई ऐसी लड़ाई, छोटी सी लड़ाई जो किसी मामूली सी बात पे हुई हो, जो इतनी कोई खास बात ना हो। अक्सर बहन भाइयों के दरमियान में जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, और उसको स्पैट कहा जाता है, क्योंकि वो बहन भाइयों के दरमियान में जो लड़ाई होती है वो बड़ी कोई सीरियस किस्म की नहीं होती। बचपन में सारे बहन भाई छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं कि वो मैंने उस जगह पे बैठना था, रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, तो उसको स्पैट बोला जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस ये है कि यमन हैज बीन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय रियाद एंड तेहरान स्पैट। ठीक है, कि यमन जो है ना वो एक ऐसा मतलब कि मुल्क है जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा था सऊदी अरेबिया का, और जो ईरान है, इनके दरमियान में जो स्पैट था, इनके दरमियान में जो लड़ाई थी, जो बिला वजह की, उनके कहने का मतलब यहाँ पे स्पैट वर्ड यूज़ करने का मतलब यह है कि बिला वजह की इनकी जो दरमियान में टेंशन थी ना, उस पे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ वो यमन हुआ है। नेक्स्ट है जी फैक्शन। फैक्शन इज ए नाउन और इट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज ग्रुप। फैक्शन हम जिसको उर्दू में धड़ा बोलते हैं ना, उसको फैक्शन कहा जाता है, कि एक बड़े ग्रुप के बीच में लोग जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं ना अपने किसी भी बुनियाद पे, तो वो फैक्शंस होते हैं। ठीक है, वो धड़े होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो रिलीजन बेस्ड भी हो सकते हैं, वो रीजनल बेस्ड भी हो सकते हैं, किसी भी बुनियाद पे। अच्छा जी, सेंटेंस ये है, द टू नेशंस सपोर्टेड अपोजिंग फैक्शंस इन द 2014 यमन सिविल वार। वो कह रहे हैं कि जो दो नेशंस थी, मतलब कि सऊदी अरेबिया और ईरान, उन्होंने सपोर्ट किया अपोजिंग फैक्शंस को। ठीक है, जो एक दूसरे के मुखालिफ धड़े थे ना यमन के अंदर, जो सिविल वॉर हुई 2014 से जो सिविल वॉर चल रही है, उसमें जो भी एक दूसरे के मुखालिफ धड़े थे ना, हर मुखालिफ धड़े को एक नेशन जो है ना वो सपोर्ट कर रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ओवररन। ओवररन इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू स्प्रेड ओवर और ऑक्यूपाई अ प्लेस। ओवररन का मतलब होता है किसी जगह पर कुछ लोग या कोई एक जो है ना फैक्शन या धड़ा जो है वो फैल जाए, और उस जगह के जो वो मतलब कि कोई जो प्लेस है, वो जगह जो है वो उसको ऑक्यूपाई भी कर ले, तो उसको कहते हैं ओवररन करना। सेंटेंस ये है कि अ सऊदी लेड कोalition intervened to fight the Iran backed Houthi rebels that had overrun the country। ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि जो सऊदी लेड कोalition थे, कोalition बना एक मतलब कि उनका आपस में जो मुख्तलिफ ममालिक आपस में मिल जाते हैं ना और एक वो कोalition बना लेते हैं। ठीक है, तो वो कोalition उनका बना जिसको कि लीड सऊदी अरेबिया कर रहा था, उसने फिर इंटरवीन किया, मतलब कि बीच में जो है वो उसने मुदाखलत की, टू फाइट द ईरान, फाइट को ईरान को फाइट करने के लिए, ईरान बैक्ड हौती रेबल्स। ठीक है, कि जो हौती रेबल्स है ना यमन के अंदर, उनको जो है ना ईरान जो है ना वो सपोर्ट कर रहा था, उनकी बैक कर रहा था। ठीक है, और उन हौती रेबल्स को फाइट करने के लिए जो है ना वो सऊदी अरेबिया जो है वो यमन में कूद पड़ा अपने जो है ना कोalition के साथ। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि, और ये जो हौती रेबल्स थे ना, ओवररन द कंट्री का मतलब ये है कि उन्होंने जो यमन का बहुत सारा हिस्सा जो था उसमें फैले हुए थे, और काफ़ी हिस्से को उन्होंने अपने कंट्रोल में ऑक्यूपाई किया हुआ था। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि आपने बहुत से इंटरेस्टिंग अच्छे वर्ड्स जो है ना वो सीखे हैं इस लेसन से। एंड आई सी नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।